हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेट साथी। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस। हमने देखा कि कैसे पिछली वीडियो में गवर्नमेंट ने खुद को डिजिटलाइज करने की कोशिश करी, अपने पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करने की कोशिश की, बट कितना वो डिजिटलाइज्ड हुआ, उसके सिटीजन्स को बेनिफिट्स क्या हुए और उसमें लिमिटेशंस क्या क्या थे, इन सबको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो जो सबसे पहला बेनिफिट था ना, वो था एक्सेस टू एवरीवन एंड एवरीवेयर। मतलब अब जो एक्सेस था ना, जो पहले इंफॉर्मेशन का एक्सेस बस कुछ ब्यूरोक्रेट्स या ऐसे टॉप ऑफिशियल्स को हुआ करता था, अब वो जो प्रोसेस है ना, वो सब डिजिटलाइज्ड होने के कारण अब वो एक्सेस हर किसी के पास था। और एवरीवेयर का मतलब क्या है कि जो रिमोट एरियाज में जो सिटीजन्स रहते थे, जिनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती थी, अब गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास भी पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। तो ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट था। सेकंड जो इसका बेनिफिट था वो था कि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो पहले से ज्यादा कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंसी आ गई गवर्नमेंट के प्रोसेस में, सारा कुछ अब आप डिजिटली देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने कब किया, कैसा किया। तीसरा कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी हो गई। गवर्नमेंट अब सिटीजन का फीडबैक भी लेने लगी कि जब प्रोसेस होने के बाद कोई भी उन्होंने स्कीम को, प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के बाद जो सिटीजन का फीडबैक नहीं लिया जाता था, अब टेक्नोलॉजी के आते ही वो अकाउंटेबल भी हो गई, फीडबैक लेना भी स्टार्ट कर दिया। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो था वो था करप्शन। कि जो पहले देखा जाता था फिजिकल फाइल्स के साथ जो करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा था, जैसे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी जी ने इसको एड्रेस भी किया था, वो बहुत हद तक कम हो गया। इसमें क्या आ गया, रिडक्शन आ गया, रिड्यूस हो गया हमारा करप्शन। और ये सब किसकी वजह से हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस। बट ये सारे जो भी बेनिफिट्स थे ना, इसके और भी सारे बेनिफिट्स थे, ये सिर्फ गवर्नमेंट की आइज में थे। मतलब क्योंकि भारत की ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही थी उस टाइम पर, और वही गवर्नेंस के क्या बने, वही गवर्नेंस के लिमिटेशंस बने। तो इसकी जो सबसे पहली लिमिटेशन बनी ई गवर्नेंस की, वो थी खुद टेक्नोलॉजी ही। कैसे कि हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड था। क्या था, डिजिटल डिवाइड। कैसे, हमारे देश की लिटरेसी, आपको पता है कि लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, और उसमें भी ऊपर से डिजिटली लोगों को पता होना कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तो उसने जो ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कर दिया, बहुत ही कम लोगों तक वो बात पहुंच पाई। और इसी प्रोसेस को क्या बोला गया कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिजिटली डिवाइड, कि कुछ लोगों को तो डिजिटल चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को डिजिटल चीजें नहीं समझ आती थी। और इसी में जो दूसरी चीज थी वो था लैंग्वेज बैरियर। क्या था, लैंग्वेज बैरियर। आपको पता है कि जो भी आज आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो, उसकी जो सबसे मोड ऑफ नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो होती है इंग्लिश। क्या होती है, इंग्लिश। अब हमने अभी पिछले वाले पॉइंट में ही देखा था कि जस्ट बिकॉज हमारे अंदर डिजिटल डिवाइड क्यों था, बिकॉज वी वर नॉट दैट मच लिटरेट। हमारे जो भारत की जो मेन भाषा है वो हिंदी है, या अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो उनके लिए इंग्लिश को समझना वो भी डिजिटली बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था। इसके बाद जो थर्ड इसकी वो आया एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी का मतलब कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स को या ऐसी चीजें जो डिजिटल गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करवाती हैं, एम्पावर करती हैं, वो सारी चीजें अवेलेबल तो करवा दी, नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर हो गया, बट जो ऑफिशियल्स थे उनको एक्चुअली में कोर ही नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस के साथ जोड़ा कैसे जाए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल्स थे, जो स्टाफ था, वो एक्चुअली में ट्रेंड ही नहीं था। उनके पास किस चीज की कमी थी, स्किल्स की कमी थी। उसके बाद फोर्थ आया टेक्नोलॉजी फियर। टेक्नोलॉजी फियर किसको बोला गया, मतलब, या हम इसको टेक्नोलॉजी फियर की जगह बोल सकते हैं, जब भी हम कोई नई चीज यूज करते हैं ना, तो उस चीज को यूज करने में कुछ फियर होता है हमारे में, और वो लोगों के लिए किसके लिए था, टेक्नोलॉजी के लिए था। और सबसे लास्ट जो एक और इसका जो इसका लिमिटेशन थी वो था ट्रांसपेरेंसी गैप। क्या, ट्रांसपेरेंसी
गैप। गवर्नमेंट ने जब ई गवर्नेंस लेके आई, गवर्नमेंट अपने पूरे प्रोसेस को जब उसने डिजिटलाइज किया तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि हम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, हमारी सारा प्रोसेस, सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी। बट एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी पर ये था ही नहीं। ट्रांसपेरेंसी को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट 2005 को भी लेके आई थी, पर उसमें ऐसे बहुत सारे हार्ड फ्लॉज लगा दिए गए थे, लॉज लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से एक नॉर्मल सिटीजन को वो इंफॉर्मेशन लेना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब इन सारे लिमिटेशंस को एड्रेस किया गवर्नमेंट ने कैसे? इस सारी चीजों में जो फ्लॉ सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को दिखा, वो दिखा कि ये बस हम ऊपर सेंट्रलाइज्ड मॉडल कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड लेवल पर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, लोकल लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक जो डिजिटलाइजेशन है वो नहीं पहुंच पा रहा। और इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट एक प्लान लेकर आती है जिसको बोला नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ये लेके आई 2006 में। यहां पर गवर्नमेंट ने किया, यहां पर 29 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स निकाले। मिशन मोड प्रोजेक्ट्स मतलब 29 ऐसे फोकस्ड एरियाज देखे गए जहां पर उन लोगों को वो कुछ प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना था। अब ये कैसे कैसे करके गया, इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो उस टाइम पर आपको पता है कि 2005-2006 जिस टाइम पर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया, वहां पर सबसे ज्यादा लोग जिस चीज को प्रैक्टिस करते थे वो थी फार्मिंग। तो फार्मर्स के लिए एक वेबसाइट बनाई गई जिस वेबसाइट का नाम था ई चौपाल। अब यहां से आपको ई वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, वो डिजिटल है। ये क्या थी? एक तरह की वेबसाइट थी। क्या थी? एक तरह की वेबसाइट बनाई गई और यहां पर उन फार्मर्स को, जो रूरल फार्मर्स है, जो दूर दराज के एरियाज में रहते हैं, उनको ये बोला गया कि आप अपनी जो भी फसल उगा रहे हैं उसकी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करके ये जान सकते हैं कि उस फसल की कीमत अलग अलग राज्यों में क्या क्या है, या कोई दूसरा व्यापारी जो आपके एरिया से बहुत दूर रहता है वो उसकी कीमत कितनी दे सकता है। ये किसके लिए था? फार्मर्स के बेनिफिट के लिए था। एक और जो फिजिकल सेंटर्स बनाए गए जिसको बोला गया टाटा किसान केंद्र। ये जो टाटा किसान केंद्र थे ये क्या बनाई है? ये फिजिकल सेंटर्स बनाए गए। जो आप सर्विस सेंटर्स देखते हो ना, तो हर गांव में, जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे सारे स्टेट्स में क्या बनाए गए? टाटा किसान केंद्र बनाए गए, जहां पे किसकी हेल्प के लिए? किसानों की हेल्प के लिए। किस लिए? क्योंकि जहां किसानों को ये आराम से पता लग सके कि उनके एरिया में बारिश कब कितने टाइम पर होगी, कौन से मंथ में होगी, या उनकी सॉइल में क्या दिक्कत है, वो उसमें कौन सा फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, पेस्टिसाइड डाल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भी किस लिए यूज किया गया? टेक्नोलॉजी को ग्राउंड लेवल पर जाके इंप्लीमेंट करने का एग्जाम्पल किसने दिया? टाटा किसान केंद्र ने दिया। उसके बाद कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया गया जो बहुत ही रिमोट एरियाज में रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और वहां पर कोई प्राइवेट कंपनी जैसे एयरटेल हो गई आज के टाइम पे, और आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, उस टाइम पर वो वहां पर जाने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉफिट का जो परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा कम था। तो इसका जो जिम्मा उठाया किसने उठाया? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई गवर्नमेंट ने, और उन्होंने वहां पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था लोक मित्र। क्या नाम था? लोक मित्र। यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि हिमाचल प्रदेश राज्य में उसमें अलग अलग नेटवर्क की कनेक्टिविटी को अच्छे करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा गया जो हमारे यहाँ डिसएडवांटेज लोग थे, जैसे कि सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज पीपल जो इस डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस में सबसे ज्यादा पीछे थे, वो थे ट्राइबल पीपल। अब उनको भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेके आने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक ज्ञान दूत करके एक ऐप लॉन्च किया। क्या? ज्ञान दूत। और इस ज्ञान दूत में क्या था कि जितने भी ट्राइबल पीपल थे उन सभी की इंफॉर्मेशन हम तक, मतलब वो जैसे अपना रहन सहन कैसे करते हैं, अपनी मेडिसिन की, क्योंकि ट्राइबल पीपल्स के पास मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो वो हम तक पहुंच सके और हम धीरे धीरे कैसे करके अपने प्रोसेस को डिजिटलाइज कर सकते हैं, वो भी इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझ सके। और इसको सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहाँ इंप्लीमेंट किया था? धर एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वहां पर। और ऐसे ही एक वसुधा केंद्र करके भी एक जो वो था प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, वसुधा
केंद्र। ये किया गया कहां पर? ये किया गया बिहार में, वसुधा केंद्र बिहार में किया गया। वहां पर भी किस लिए किया गया? कि वहां पर भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल सके। अब आपने देखा होगा कि ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स देखे, लिमिटेशंस क्या क्या थी, और गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों को एड्रेस करने के लिए क्या क्या अलग अलग स्टेप्स लिए। 29 टोटल थे, ये हमने कुछ मेन एग्जांपल्स देख लिए। बट जब गवर्नमेंट ने 2006 में इसको लॉन्च किया ना, एंड जब 2015 में हमारे यहाँ नई गवर्नमेंट बनी, 2014 में हमारे यहाँ नई गवर्नमेंट बनी, तो 2015 में ना उन्होंने इस सभी को एनालाइज किया और इसमें एक कॉमन फ्लो देखा गया कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी सर्विस डिलीवरी को बहुत अच्छा कर रही है। कि मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से उन्होंने क्या किया, फिजिकल सेंटर्स खोल दिए जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वहाँ पर खुद जाके अंडर पब्लिक वेलफेयर वहाँ पर नेटवर्क की अवेलेबिलिटी करवाई। यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी सर्विस डिलीवरी पर ध्यान दे रही है। किस चीज पर ध्यान दे रही है? सर्विस डिलीवरी। बट जो मेन फियर था यहाँ पर, जो किस चीज का फियर था? टेक्नोलॉजी फियर। ये जो हमने लिखा था, क्या ये टेक्नोलॉजी फियर यहाँ पे कहीं भी एड्रेस हुआ? क्या जो लोगों में डिजिटल एम्पावरमेंट लेके आना चाहिए था, जो सिटीजन्स के अंदर क्या होना चाहिए था? डिजिटल एम्पावरमेंट, क्या वो हो पाया? नहीं हो पाया। और बस इसी चीज को करने के लिए गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जितने भी उसके लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो क्या हो जाए, खुद को डिजिटली एम्पावर करें। इसीलिए वो एक और नया इनिशिएटिव लेके आई। उस इनिशिएटिव का नाम था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। उसका क्या नाम था? यहां पर लिख देता हूं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम आया था, ये आया था इन द ईयर ऑफ 2015। और इसका जो मेन एम था, वो मेन एम क्या था? कि जो सिटीजन्स है हमारे यहाँ के, उसको डिजिटली एम्पावर किया जाए। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।